हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव की जानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य। और आज के क्लास में हम लोग सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे कि पूरी लाइफ फिर आपको दोबारा इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी प्रकार के सेंटेंस हैं, दुनिया में जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, आप बुक देख लो, ठीक है। वो सभी प्रकार के वाक्य मैं आपको आज के क्लास में बताने जा रहा हूं, और ऐसा क्लास, ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी। आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। जानते हैं पहले कि सेंटेंस है क्या, है ना। सेंटेंस की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है क्या एग्जैक्टली। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि एक वाक्य जो है वो शब्दों का एक समूह है, ठीक है। ये एक बिल्कुल ही नॉर्मल सा डेफिनेशन है, नॉर्मल सी परिभाषा है। लोग क्या कहते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन ये परिभाषा गलत है, थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है, उसके लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन। ध्यान से देखिए, बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन। मैंने बहुत सारे वर्ड्स को लिख लिया, मैंने बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह लिख लिया, एक फुल स्टॉप लगा दिया, तो क्या ये वाक्य बन गया? बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि परिभाषा है, ये तो एक शब्दों का समूह है। वाक्य क्या है? शब्दों का समूह है, यानी कि बहुत सारे शब्दों को आप एक जगह लिख दो तो वो वाक्य बन जाएगा। नहीं बन पा रहा है वाक्य, है ना। ये देखो, बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन, कोई मतलब ही नहीं निकल के आ रहा है। तो रियल डेफिनेशन क्या होगी, सही परिभाषा क्या होगी? सही परिभाषा है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग। वाक्य क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसको एक जगह मिलाने के बाद उसकी एक मीनिंग निकल के आती है, उसका एक अर्थ निकल करके आता है, तभी वो वाक्य बनेगा, तभी वो वाक्य बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, बर्ड्स, द स्काई, द फ्लाई इन, है ना। इन्हीं शब्दों को हम लोग थोड़ा ढंग से लिखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। या आप यहाँ पे कोई एक द हटा भी सकते हैं, द बर्ड्स अगर लिख देंगे तो ये फिर आर्टिकल का एक बात हो जाता है, ठीक है। बट हाँ, इसको फिलहाल अगर आप छोटा सा इसको इग्नोर कीजिए, इसको ऐसे बर्ड्स ले लीजिए, ठीक है, बर्ड्स, और एक कोई भी इसमें से द हटा दीजिए, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां आसमान में उड़ती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की, द क्यों हटा दिए? द इसलिए हटा दिए क्योंकि द अगर आप लगा देंगे ना, तो कोई खास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जो आसमान में उड़ेंगे, है ना। द क्या बताता है? द किसी चीज को पर्टिकुलर कर देता है, द किसी चीज को खास बना देता है। तो दुनिया में हर प्रकार की पक्षी आसमान में उड़ती है, इसलिए बर्ड्स के पहले द नहीं लगेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो हम लोग वाक्य में थे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षियां आसमान में उड़ती हैं, ठीक है। तो अब जब हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिया, तो इसकी एक मीनिंग निकल के आई। जब हम लोगों ने शब्दों का एक समूह लिया जिसका एक मीनिंग निकल के आए, तभी वो वाक्य बनेगा। अदरवाइज आप कितने भी शब्दों को एक साथ इकट्ठा कर दो, जब तक उसका कोई मायने निकल के नहीं आए, जब तक उसकी कोई मीनिंग निकल के नहीं आए, वो वाक्य नहीं होगा, वो वाक्य नहीं होने जा रहा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। चलो, तो पापा का नाम लेकर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज कि अब हम लोग आ जाते हैं वाक्य का प्रकार। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि दुनिया में जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, वो सभी प्रकार के वाक्य इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा, धैर्य बना के देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रकार असर्टिव।
असर्टिव का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव। ठीक है, कंफ्यूज करते हैं लोग कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम डिक्लेरेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, और इसके होने से पहले हम लोग जानेंगे इन शब्दों का मायने क्या है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? असर्शन से बना है असर्टिव। ठीक है, और डिक्लेरेशन से बना है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेशन से बना है डिक्लेरेटिव। ठीक है, असर्शन और डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्या होता है? जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप नीचे देखते होंगे एक छोटा सा डिक्लेरेशन लिखा रहता है। डिक्लेरेशन में आप ये लिखते हैं, डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपका स्टेटमेंट कि मैं ऊपर मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, द अबव इंफॉर्मेशन आर ट्रू, है ना, और आप अपना सिग्नेचर करते हैं वहां पे। तो एक डिक्लेरेशन देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, उसी से बना है डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है। ठीक है, वही चीज है, देखो, इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट, कैन हैव एन ओपिनियन, कैन गिव इंफॉर्मेशन एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। मतलब ये है। अच्छा, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के शब्दों को देख करके डरना घबराना नहीं, मैं आपको हर वर्ड हिंदी में आसानी से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी के वर्ड देख के लोगों को लगता है अच्छा पूरा तो इंग्लिश वीडियो हटाओ, मत देखो इसको, है ना, ऐसा हो जाता है समटाइम, बट ऐसा घबराना नहीं आप। इट इज अ स्टेटमेंट, यह एक स्टेटमेंट है। कैन हैव एन ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब विचार, ओपिनियन का मतलब विचार, और इसके अपने एक विचार होंगे, और ये इंफॉर्मेशन देता हुआ नजर आएगा, गिव इंफॉर्मेशन, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। मतलब ये कि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस नॉर्मल सा एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, जिसमें अपने कुछ विचार होते हैं, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, बट हाँ फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको फिलहाल दे देता हूं, ताकि आपके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। जैसे कि मान लो रोहन, पहले हिंदी में एक एग्जांपल, इसी को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगा। रोहन स्कूल जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को कन्वर्ट किया तो रोहन गोज टू स्कूल, है ना, रोहन स्कूल जाता है, रोहन गोज टू स्कूल। ठीक है, तो इस वाक्य को ध्यान से देखो। इस वाक्य में एक स्टेटमेंट है ना, अंग्रेजी में देखें तो लास्ट में एक फुल स्टॉप आ रहा है, और हिंदी में ये चीज पूर्ण विराम हो जाता है, और इसमें एक सूचना है। सूचना मतलब इंफॉर्मेशन है कि रोहन जो है स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है, एक इंफॉर्मेशन वाक्य में आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे ही वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। क्लियर है? चलो, अब असर्टिव डिक्लेरेटिव में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल के आता है। ठीक है, असर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं। असर्टिव के भी दो पार्ट होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव का ही दूसरा नाम है अफर्मेटिव। नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, और क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। लोग अफर्मेटिव और असर्टिव को एक समझ लेते हैं, जबकि बात क्या है, असर्टिव का ही ये तो पार्ट है। यानी कि असर्टिव को अगर हम पेरेंट्स मान लें, पिताजी मान लें, तो असर्टिव के दो बेटे होते हैं, और असर्टिव का जो पेट नेम है वो डिक्लेरेटिव है, घर का नाम, है ना। हर इंसान का दो नाम होता है ना, घर का नाम और एक ऑफिशियल नाम, सर्टिफिकेट वाला। ठीक है, तो असर्टिव को अगर मैं पापा मान लूं, तो असर्टिव का नाम, घरेलू नाम डिक्लेरेटिव है, और उसके दो बेटे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भाई साहब का भी अपना एक घर का नाम है, अफर्मेटिव पेट नेम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मिले, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें नेगेटिव इंफॉर्मेशन मिले, नेगेटिव यानी कि ना, वाक्य में आपको ना दिखेगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखो पॉजिटिव के।
ठीक है, ये देखो, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। ही वॉन्ट्स टू बी अ गुड राइटर, वह एक अच्छा राइटर, एक अच्छा लेखक बनना चाहता है। माई फ्रेंड इज अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा फ्रेंड एक अच्छा कार्टूनिस्ट है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगती है। आई लव बी बैंकर यूट्यूब चैनल, बी बैंकर यूट्यूब चैनल हमारा ही चैनल है ना, और जिसमें आप सबके प्यार से, आप सबके दुआ से, आप सबके लव सपोर्ट से अब हम लोग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स में पूरे करने जा रहे हैं। हमारी फैमिली जो है 5 मिलियन सब्सक्राइबर की होने जा रही है, तो उसमें जाइए और अपने नियर एंड डियर वंस को और सब्सक्राइब करवाइए, है ना। चलो, रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी सीख रहा है। रोहित इज लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी सीख रहा है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि खाली अच्छा अच्छा बात करेगा, अच्छा अच्छा बात करेगा ऐसा मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इस वाक्य में आपको नो, नॉट, नेवर ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, अब आते हैं हम लोग नेगेटिव में। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या है, हर चीज में, हर सेंटेंस में आपको नॉट मिलेगा, नॉट, नो, ये टर्म मिलेंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, नो, नॉट, नेवर, ये 3 शब्द मिलेंगे। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, वह एक अच्छा लेखक नहीं बनना चाहता है। माई फ्रेंड इज नॉट अ गुड कार्टूनिस्ट, मेरा फ्रेंड जो है वो अच्छा कार्टूनिस्ट नहीं है। द सन डज नॉट राइजेज इन द वेस्ट, सूर्य वेस्ट से नहीं उगता है। ठीक है, सी डज नॉट लव टेडी बियर, उसे टेडी बियर पसंद नहीं है। रोहित इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, रोहित अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। ठीक है, आई बात समझ में आपको, एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप असर्टिव हम लोगों ने पढ़ लिया, असर्टिव पढ़ा। अब हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं, सॉरी इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इट आस्क्स क्वेश्चन, यह क्या करता है, प्रश्न पूछता है। एंड एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क, मतलब वाक्य के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का काम क्या है, यह वाक्य में प्रश्न पूछता हुआ नजर आएगा और इसके लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। डू यू लाइक टू ईट आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम खाना पसंद है। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहां रहते हैं। व्हाट इज योर नेम, है ना, आपका नाम क्या है। Whose pen is this, यह कलम किसकी है। Does she like cookies, क्या उसे कुकीज, बिस्किट आता है ना, कुकीज मतलब बिस्किट टाइप का ही एक कुकी होता है ना, बिस्किट जैसा होता है बट बिस्किट नहीं होता है। Does she like cookies, क्या उसे, एंड आई थिंक आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। Does she like cookies, क्या उसे कुकीज पसंद है। Is it raining, क्या बारिश हो रही है। मतलब हर बात में प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रश्न पूछते हुए आपको वाक्य में शुरू में क्या दिख रहा है, क्या। डू लाइक, क्या आपको, कहां, क्या, कौन, इस तरह के आपको चीजें जो है वाक्य में नजर आएंगी, जिससे पता चलता है कि वो वाक्य आपसे प्रश्न पूछ रहा है। क्लियर है। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव को हिंदी में कहते हैं आदेशवाचक या आज्ञावाचक, आदेशवाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का काम क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा नहीं है, उसके बहुत सारे काम है। काम क्या है, टू गिव कमांड और ऑर्डर, वह वाक्य में आपको ऑर्डर देता हुआ, कमांड देता हुआ, इंस्ट्रक्शन देता हुआ नजर आएगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मान लो आप कहीं पे जाते हैं, स्कूल में अगर आप हैं या कॉलेज में हैं, ऑफिस में कहीं पे भी हैं, तो या किसी सेमिनार में जा रहे हैं, तो सब कोई आता है और आपको बोलता है सब यहाँ पे बैठ जाएं, सब यहाँ पे एक ये ले लीजिए, मतलब इंस्ट्रक्शन मिलता है।
जो कहीं ना कहीं एक तरह का ऑर्डर ही है, कहीं ना कहीं एक तरह का ऑर्डर ही है। तो टू गिव कमांड्स, ऑर्डर देने के लिए जो वाक्य होते हैं उन वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। टू गिव सजेशन, वाक्य में सजेशन देता हुआ भी नजर आएगा आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस। टू गिव वार्निंग्स, वार्निंग देते हुए, आइंदा ऐसा काम मत करना, है ना। इंस्ट्रक्शंस देता हुआ, जैसे मैंने आपको बताया इंस्ट्रक्शन ऑर्डर लगभग एक ही जैसा चीज है, बट वार्निंग देना। टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। मतलब ऐसे वाक्य जिसमें आपको रिक्वेस्ट नजर आए वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, ऐसे वाक्य जिसमें वार्निंग नजर आए, चेतावनी नजर आए, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे वाक्य जिसमें सुझाव, सलाह, मशवरा नजर आए वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन नजर आए वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं और इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, है ना, खिड़की खोल दो। तो ये क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, है ना। ये सी फॉर कमांड, ओ फॉर ऑर्डर, कमांड या ऑर्डर। प्लीज ओपन द विंडो, कृपया दरवाजा खोलें, कृपया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, ये भी रिक्वेस्ट हो गया, आर फॉर रिक्वेस्ट। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऑर्डर है ये, मेरे लिए ग्लास पानी लेके आओ, है ना। नेवर फॉरगेट द पर्सन हु केयर्स यू, उस इंसान को कभी मत भूलना जो तुम्हारी परवाह करता है, जो तुम्हारी केयर करता है। सजेशन, सलाह दे रहे हैं, भूल जाओगे तो भूल जाओ, है ना। नेवर फॉरगेट द पर्सन, कहते हैं ना हम लोग, मतलब सलाह देते हैं जो आपके एल्डर हैं या जो आपको चाहते हैं, वो आपको टाइम टू टाइम सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, और वो बोलते हैं कि बेटा उस इंसान को कभी मत भूलना जो तुम्हारी परवाह करता है ना, ये आपको सजेशन देते हैं। तो ये वाक्य इंपेरेटिव हो गया। आई बात समझ में। नेवर टच माई फोन, मेरे फोन को कभी छूना मत, ये वार्निंग है। ये क्या है, वार्निंग है। W फॉर वार्निंग, I फॉर इंस्ट्रक्शन। नेवर टच माई फोन, आई बात समझ में। तो ऐसे वाक्य इंपेरेटिव हो गए, ऐसे वाक्य इंपेरेटिव हो गए। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी क्या होता है, इसका काम क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब कोई आपके अंदर में जो भावना है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी तीव्र है ना, और काफी सडन है, काफी सडन है, अचानक। कोई भी सडन फीलिंग, कोई भी सडन फीलिंग्स, ठीक है। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब ये जो मार्क है ना, उल्टा आई, आई लिखते हैं उसी का उल्टा आई, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अचानक से आई, तीव्र गति से आई जो भावना है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव मतलब खुशी से भरा हो सकता है, दुख से भरा हो सकता है ना। ऐसे इमोशंस जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी में चले जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। वाव, व्हाट अ कार, वाह शानदार, जानदार, जबरदस्त, क्या कार है ना। और ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, OMG, ओ माई गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल टेडी बियर, हाउ वेल ही सिंग, कितना अच्छा वो गाता है, कितना अच्छा। स्ट्रॉन्ग आपके अंदर में जो भावना आ रही है, आश्चर्य वाली भावना जो आ रही है, वंडर भी होना चाहिए, वंडर भी हो सकता है ना। ओह दिस इज नॉट गुड, एक सडन सा भावना, इट इज टू डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, है ना। एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे, वाह, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच को जीत गए, है ना, वी वन द मैच। क्लियर है। आई बात समझ में। सबसे पहला चीज पहचानने का तरीका ये है कि इस वाक्य में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिख जाएगा
और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग आपके अंदर में जो भावना आती है, चाहे वो खुशी का हो, जॉय का हो, सौरो का हो, दुख का हो, है ना, और वंडर का भी हो, किसी चीज को देख के आश्चर्य जब हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? पांचवा टाइप देखो, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होता है? टू एक्सप्रेस अ विश, ऐसे वाक्य जो जिसमें आपको विश नजर आए। किसी के लिए हम लोग कुछ कामना करते हैं, कुछ अच्छी दुआ करते हैं, कुछ अच्छी दुआ करते हैं, विश आपकी इच्छा, ठीक है, प्रकट करते हैं। टू एक्सप्रेस प्रेयर, किसी के लिए आप प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, दुआ वाला इसमें आ गया, है ना, इच्छा है आपकी भगवान, जैसे कि मान लीजिए आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, हैप्पी जर्नी वगैरह हम लोग बोलते हैं किसी को, तो वो सब वाक्य जो है इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो 3 वर्ड आपको याद रखना है, विश करते हैं किसी को, प्रे करते हैं किसी के लिए, दुआ करते हैं। कर्स का मतलब होता है श्राप देना, अभिशाप, शाप या बद्दुआ देना, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये चीजें अगर किसी के लिए व्यक्त करते हैं या ये चीजें आपको वाक्य में नजर आए तो समझ जाओ कि वो कैसा वाक्य है? ऑप्टेटिव वाक्य है। कैसा वाक्य है? ऑप्टेटिव वाक्य है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको आशीर्वाद दे। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, मे गॉड ब्लेस यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश दे रहे हैं किसी के लिए, तुमको हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं, तुमको हम बेस्ट ऑफ लक दे रहे हैं। हैप्पी जर्नी, विश किया, हैप्पी जर्नी। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, किसी के लिए विश कर रहे हैं कि आपकी जो शादीशुदा जीवन है वो खुशियों से भरा हो। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु तक जिए, चिरायु भव, चिरायु भव आशीर्वाद देते हैं हम लोग। गो टू हेल, भाड़ में जाओ या नर्क में जाओ, है ना। गो टू हेल का मतलब ये होता है नर्क में जाओ, तो ये क्या हो गया? बद्दुआ हो गया, कर्स हो गया, है ना। तो ऐसे वाक्य जो है वो ऑप्टेटिव वाक्य होते हैं। क्लियर है? चलो अभी हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। मतलब हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? 5 प्रकार के वाक्य हम लोगों ने पढ़े दोस्तों अभी तक, है ना। 5 टाइप्स। असर्टिव पढ़ा, असर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव है, उसी के 2 पार्ट थे, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव था। इसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरोगेटिव, इसके बाद हम लोगों ने देखा इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। ये 5 प्रकार के मूल वाक्य हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे इसके क्लासिफिकेशन में कि क्या और कितने प्रकार के वाक्य हैं या हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो प्रकार हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य का कुछ अलग प्रकार होता है। सिंटेक्स के अनुसार वाक्य का कुछ अलग प्रकार होता है। फॉर्म के अनुसार वाक्य के कुछ प्रकार होते हैं। कंप्लीटनेस के अनुसार वाक्य के कुछ प्रकार होते हैं। प्रेडिकेट पोजीशन ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से वाक्य के कुछ प्रकार होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े वो पर्पस एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से था। पर्पस एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से वाक्य के 5 प्रकार होते हैं जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाक्य के कितने प्रकार होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंटेक्स के अनुसार जो वाक्य है, ये जितने भी स्कूल गोअर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 5 to 12 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी सेक्शन शुरू होने जा रहा है, सिंटेक्स, है ना। सिंटेक्स के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार हैं, उनका क्या काम है, वो कैसे फंक्शन करता है, वो सब हम लोग जानेंगे, ठीक है। और ऐसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो क्लास 5 से 12 के बच्चे हैं। चलो अब आपको एक चार्ट दिखेगा, ठीक है। ये चार्ट को मैं थोड़ा सा ये करता हूं ताकि सबके लिए विजिबल हो। ये देखो, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल
वन सेक। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंटेक्स के हिसाब से वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी देखो इस चार्ट के हिसाब से देखो, समझ में आएगा। दैट इज कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है। अच्छा, मैं आपको एक बार ये कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, थोड़ा सा मैं ये वाला हटा दे रहा हूं, है ना। अभी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो। अब देखो सिंपल सेंटेंस के साथ क्या होता है कि उसके साथ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है वो हम लोग आगे जानेंगे, है ना। बट अभी फिलहाल हम लोग समझेंगे कि क्या है, उसका मेन फीचर्स क्या है ना। जैसे मोबाइल में यूज करते हैं, हर चीज का एक फीचर होता है, फीचर समझो सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस के पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, एक स्वतंत्र वाक्य उसके पास होगा। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसके पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इसके पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसके पास एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। एक स्वतंत्र वाक्य होगा और एक निर्भर वाक्य। निर्भर वाक्य मतलब कि उसको आगे हम लोग जानेंगे निर्भर वाक्य क्या होता है और स्वतंत्र वाक्य क्या होता है। उसको निर्भर का मतलब क्या होता है, किसी पे आप निर्भर हैं। जैसे आप अगर अपने माता पिता पर निर्भर हैं, है ना, आप खाना किसी भी चीज के लिए, पैसों के लिए, रोज की जो जरूरतें हैं उनके लिए अगर आप अपने माता पिता पर निर्भर हैं तो आप निर्भर हो गए और आप खुद सब कुछ अपने से करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप अपने खाने पीने के लिए, अपनी चीजों के लिए आप किसी पर निर्भर नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, है ना। ऐसे स्वतंत्रता के बहुत सारे मायने होते हैं, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और स्वतंत्रता और निर्भरता के बहुत सारे मायने हैं, है ना। जैसे कि हर कोई किसी न किसी चीज पर निर्भर होता है और हर कोई किसी न किसी चीज में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है, बट फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल से समझे कि स्वतंत्र और निर्भर क्या होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसका नाम है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसके पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, एक डिपेंडेंट होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में दोस्तों। अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात करें तो इसके पास एक स्वतंत्र वाक्य इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। ठीक है, दूसरी बात कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो इसके पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो इसके पास एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसके पास 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। ठीक है, ये था चार्ट, इसको समझ लिया, मतलब इसको याद ध्यान में रख लो। इसके बाद हम लोग डिपेंडेंट और को समझेंगे कि स्वतंत्र क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है और निर्भर वाक्य क्या है। ठीक है, ये देखो इंडिपेंडेंट सेंटेंस स्वतंत्र वाक्य क्या है। जैसे कि ही ईट्स, वह खाता है। ठीक है, क्लियर है, वह खाता है। तो ये क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, इसको किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से समझो डिपेंडेंट को। बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड शी वार्म्ड इन द माइक्रोवेव, शी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव। क्योंकि दूध जो है वो बहुत ठंडा था इसीलिए उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। क्योंकि दूध बहुत ठंडा था उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड शी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव। ठीक है, अभी यहां पे समझो माय डियर फ्रेंड, है ना, कि इस वाक्य में एक स्वतंत्र वाक्य है और एक निर्भर वाक्य। जैसे कि यहां से यहां तक के वाक्य को देखो, बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड, क्योंकि दूध बहुत ठंडा था। ये हिंदी का ये वाला वाक्य देखो, क्योंकि दूध बहुत ठंडा था। ये कैसा वाक्य है, ये अधूरा वाक्य आपको लग रहा है। क्योंकि दूध बहुत ठंडा था, क्योंकि दूध बहुत ठंडा था, मतलब इसका मतलब यह है कि वाक्य में कुछ और भी है, वाक्य में कुछ और भी है, क्योंकि दूध बहुत ठंडा था। तो ये एक आपको अधूरा वाक्य नजर आएगा। ये वाक्य आपको लगेगा कि इसके बाद कुछ और होता तो वाक्य कंप्लीट होता। क्योंकि दूध बहुत ठंडा था इसलिए उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया, इसलिए उसने इसे माइक्रोवेव में गर्म किया। आ रही बात समझ में? ठीक है,
तो यहां से यहां तक का जो वाक्य है ये डिपेंडेंट वाक्य हो गया, ये निर्भर वाक्य हो गया। और देखो उसने उसे दूध, ये वाला वाक्य पढ़ो, उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया, उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया, उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया, बस। और ये वाला वाक्य देखो, ये लगता है कंप्लीट है, छोटा ही वाक्य है बट कंप्लीट है, ठीक है। तो इस वाक्य में क्या हो गया, ये जो पार्ट है ये निर्भर हो गया, सॉरी ये स्वतंत्र हो गया, और ये वाला पार्ट निर्भर हो गया, बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड। मतलब अधूरा है ये वाक्य, मतलब अधूरा है ये वाक्य। आई बात समझ में कि निर्भर क्या है, स्वतंत्र क्या है, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब हम लोग सीधे सीधे जंप करेंगे। अच्छा देखो, इसको फिर से एक्सप्लेन किया कर रहा हूं यहां पे। बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड, क्योंकि दूध बहुत ठंडा था। सी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ये इंडिपेंडेंट हो गया, अभी अभी समझा हम लोगों ने, ठीक है। क्योंकि दूध बहुत ठंडा था उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। ये अधूरा वाक्य है ना, आधा अधूरा वाक्य है। और इसमें वाक्य को देख के ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ और होता तो अच्छा होता, या ये इनकम्प्लीट सा लग रहा है, अधूरा सा लग रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलो देखो, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के पास क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। क्या होगा, वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा, ठीक है। ही ईट्स, वह खाता है, एक सिंपल एक नॉर्मल सा वाक्य हो गया। सी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, वो जो हम लोग एक सेंटेंस देख रहे थे, वो भी आपका एक निर्भर स्वतंत्र वाक्य हो गया। तो जो इंडिपेंडेंट है, जिसको वाक्य पूरा करने के लिए किसी और वाक्य की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र है, और वही सिंपल है। वो स्वतंत्र है, वो आजाद है, वही सिंपल है। आई बात समझ में। चलो कंपाउंड सेंटेंस को देखो और इसका एग्जांपल देखो। कंपाउंड सेंटेंस, इसके पास क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट वाक्य होंगे इसके पास क्या होंगे, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, दो स्वतंत्र वाक्य आपको इसमें मिलेगा। वाक्य देखो, आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव। मुझे वास्तव में काम पर जाने की जरूरत है, लेकिन मैं इतना बीमार हूं कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है। आई रियली नीड टू गो टू वर्क बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, ठीक है। अब देखो, मुझे वास्तव में काम पर जाने की आवश्यकता है, यह एक कंप्लीट वाक्य हो गया, पूरा वाक्य है। बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, लेकिन मैं ड्राइव करने के लिए बहुत बीमार हूं, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वाक्य देखो, आई एम टू सिक टू ड्राइव, आई एम टू सिक टू ड्राइव, मैं इतना बीमार हूं, इसका मतलब ये होता है आई एम टू सिक टू ड्राइव। इसका हिंदी में इतना कंप्लीट मीनिंग ये होता है, मैं इतना बीमार हूं कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मैं इतना बीमार हूं कि मैं ड्राइव नहीं कर सकता। यह एक स्वतंत्र वाक्य आपको लग रहा है, ठीक है। मुझे काम पर जाने की जरूरत है, आई रियली नीड टू गो टू वर्क, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य लग रहा है ना। तो दो स्वतंत्र वाक्य जब मिल जाएं तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलेंगे, है ना, दो स्वतंत्र वाक्य मिलेंगे। क्लियर है। चलो देखो नेक्स्ट। अच्छा, इसको फिर से एक बार ब्रेक करके समझा रहे हैं, ये देख लो। कंपाउंड सेंटेंस, आई रियली नीड टू गो टू वर्क, आई एम टू सिक टू ड्राइव, है ना। बट से क्या किया था, वाक्य को जोड़ा गया था। बट से क्या किया गया था, ये जो बट आपको दिख रहा है, इससे वाक्य को जोड़ा जा रहा है। मुझे वास्तव में काम पर जाने की आवश्यकता है, मैं ड्राइव करने के लिए बहुत बीमार हूं, या मैं इतना बीमार हूं कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में। तो कंपाउंड सेंटेंस। ये देखो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एक सेकेंड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और वन डिपेंडेंट सेंटेंस होगा। मतलब कि एक इसके पास एक स्वतंत्र वाक्य होगा और एक इसके पास निर्भर वाक्य होगा, ठीक है।
ये देखो, बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड सी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव। क्योंकि दूध बहुत ठंडा था, उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। ठीक है, अब क्योंकि दूध बहुत ठंडा था, इस वाक्य को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो इस वाक्य में ये जो पार्ट है ये क्या है, अधूरा वाक्य है। क्योंकि दूध बहुत ठंडा था तो अच्छा, इसलिए उसने गर्म किया, है ना। तो क्योंकि दूध बहुत ठंडा था, तो ये हमें एक अधूरा सा वाक्य लगता है। ये हमें लगता है कि इस वाक्य में कुछ और एक आ जाए तो वाक्य थोड़ा सा सुनने में मजा आएगा या पूरा हो जाएगा, उसकी मीनिंग एक अच्छी सी निकल के आएगी। उसने इसे माइक्रोवेव में गर्म किया, इसमें ये इतना जो हिस्सा है ये क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आ रही बात समझ में, क्लियर है ना। ये देखो यहाँ पे फिर से वही सेम चीज एक्सप्लेनेशन है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये बिकॉज द मिल्क वॉज टू कोल्ड, क्योंकि दूध बहुत ठंडा था, सी वार्म्ड इट इन द माइक्रोवेव, उसने उसे माइक्रोवेव में गर्म किया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, आ रही बात समझ में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास क्या होगा, एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड के पास क्या था, दो स्वतंत्र वाक्य थे, दो स्वतंत्र वाक्य थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इसके पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा और वन डिपेंडेंट होगा, मतलब दो स्वतंत्र होंगे और एक निर्भर होगा। 2+1, 2+1, दो स्वतंत्र एक निर्भर। वाक्य ध्यान से देखो, रीता क्राइड when her cat got sick but she soon got better। अपनी बिल्ली के बीमार होने पर रीता रो पड़ी, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गई। ये देखो, ऐसे अगर हम लोग इसको ब्रेक करें, रीता क्राइड, रीता रो पड़ी, when her cat got sick, जब उसने देखा कि उसकी बिल्ली बीमार हो गई है तो वह रो पड़ी, लेकिन she soon got better, लेकिन वो फिर ठीक भी हो गई। ठीक है, लेकिन वो फिर ठीक भी हो गई। आओ इसको अच्छे से समझो, डिटेल में थोड़ा ब्रेक कर करके इसको समझते हैं हम लोग, है ना। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, 2 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट, 2+1। ठीक है, ये देखो रीता क्राइड, इस वाक्य को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। रीता रो पड़ी, यह एक स्वतंत्र वाक्य है, रीता रो पड़ी। इसके बाद कुछ और आपको सुनना है इसमें नहीं, रीता रो पड़ी, बस खत्म। यह एक पूर्ण वाक्य है, कंप्लीट वाक्य। When her cat got sick, जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई, जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई, एक सुनो, जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई फिर क्या हुआ, मतलब आपके मन में एक तुरंत से एक प्रश्न आएगा। जब कोई अधूरा वाक्य होगा उसको सुनने के बाद आपके मन में तुरंत से एक प्रश्न आएगा, फिर आगे क्या हुआ। ठीक है, तभी आपको समझना है कि भैया ये तो निर्भर वाक्य है, ये तो डिपेंडेंट है। जब उसकी बिल्ली बीमार हो गई, अच्छा जब उसकी बिल्ली बीमार हुई फिर क्या हुआ, आपका जो मन में जिज्ञासा जगेगा किसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे वाक्य क्या होंगे, निर्भर वाक्य होंगे। ठीक है, when her cat got sick but she soon got better, लेकिन वह जल्दी ठीक हो गई, वह जल्दी ठीक हो गई, यह एक पूर्ण वाक्य है। इसके बारे में आपको कुछ, अच्छा वह जल्दी ठीक हो गई, अच्छा ठीक है ना। तो जब आपके सामने कोई स्वतंत्र वाक्य बोलेगा तो आपके मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्यूरियोसिटी नहीं आएगी कि फिर आगे बताओ क्या हुआ। ठीक है, तो ये है चीज है। तो इसमें क्या मिल गया, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल गया, एक डिपेंडेंट मिल गया, 2+1 की कहानी, दो इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, दैट इज कि सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाक्य के 4 प्रकार हैं। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग वाक्य के 4 प्रकार हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। 1 इंडिपेंडेंट 1, इसमें 2 इंडिपेंडेंट 1 इंडिपेंडेंट 1 डिपेंडेंट, 2+1, ये 1+1 है ना, ये सिर्फ 2। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1 2 1+1 2+1, 1 2 1+1 2+1। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को भी अच्छे से समझ गए एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, यही आपको एग्जाम में काम आएगा। तो ये वाला जो सेक्शन था स्कूल गोवर्स के लिए, कॉलेज गोवर्स के लिए, जो बेसिकली 5 to 12 के बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, उनको ये एग्जाम में आता है ये प्रश्न कि बताओ भैया ये डिपेंडेंट है, मतलब बाइफरकेट करने के लिए आता है।
ठीक है, समझ में आ गया। तो अब तक हम लोगों ने 5 + 4 9 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। पर्पस एंड स्ट्रक्चर, इसके हिसाब से हम लोगों ने पढ़ लिया 5 प्रकार, है ना। सिंटेक्स के अकॉर्डिंग 4 प्रकार, ठीक है। फॉर्म के अकॉर्डिंग, कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग और प्रेडिकेट पोजीशन के अकॉर्डिंग अभी भी वाक्य के प्रकार बाकी हैं। ठीक है, तो ये अब तक यहां तक जो हम लोग पढ़ा, ये इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, पूरे क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। अब आगे का हिस्सा जो है, आगे जो है बता दूं कि जो वाकई में नॉलेज चाहते हैं, वाकई में जानकारी चाहते हैं, उनके लिए वीडियो है। यहां से वीडियो वो लोग देखना शायद छोड़ सकते हैं, ऑल्दो मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट वो लोग छोड़ सकते हैं जिनको लगता है कि हाँ इतना ही जानना है बस। ठीक है, मतलब इतना ही काम का चीज है। आगे जो है वो किसी एग्जाम में आपको नहीं आएगा। आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, तो यहां से वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो किसी एग्जाम में नहीं आता है कि भैया फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंप्लीटनेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेडिकेट पोजीशन। ये उनके लिए है जो वाकई में कल को एक शिक्षक बनना चाहते हैं, जो वाकई में नॉलेज सीकर है, जो नॉलेज के भुक्कड़ है ना, नॉलेज वोरेशियस जो है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे का वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तो यहां से जो चाहे कि अब ठीक है समझ गया, जितना समझना था समझ गया, वो स्किप कर सकते हैं यहां से वीडियो। बट यहां से आगे का जो हिस्सा है वीडियो का, वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज सीकर्स के लिए है, जो आगे टीचर बनना चाहते हैं, अपने आप को टीचर के जॉब के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, चलो तो फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। फॉर्म के अकॉर्डिंग वाक्य का 2 प्रकार होता है, पीरियोडिक और एक लूज। पीरियोडिक सेंटेंस और लूज सेंटेंस। ठीक है, पीरियोडिक और लूज ये होता क्या है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझो पीरियोडिक सेंटेंस। पीरियोडिक सेंटेंस इज अ लॉन्ग सेंटेंस। पीरियोडिक सेंटेंस इज अ लॉन्ग सेंटेंस, एक लंबा सा वाक्य होता है दैट हैज मेन पोजीशन एट द एंड, मतलब उस वाक्य का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वाक्य के लास्ट में मिलेगा। एक बड़ा सा वाक्य होगा इसमें पीरियोडिक सेंटेंस में, और वाक्य का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो वाक्य के लास्ट में होगा। ठीक है, एग्जांपल देखिए समझ में आएगा। इन स्पाइट ऑफ हैवी स्नो एंड कोल्ड टेम्परेचर्स द गेम कंटिन्यूड। In spite of heavy snow and cold temperature, the game continued. भारी, heavy snow का मतलब भारी, जो बर्फबारी है, भारी बर्फबारी और कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ही ठंडे तापमान होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, गेम कंटिन्यू हुआ, द गेम कंटिन्यूड। तो लंबा सा एक वाक्य है और उसका मुख्य हिस्सा, जो मेन हिस्सा है, वो वाक्य के लास्ट में है, द गेम कंटिन्यूड। आई बात समझ में? ये है हमारा पीरियोडिक सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखिए, विथ लो टैक्सेस, ब्यूटीफुल व्यूज एंड अ माइल्ड क्लाइमेट, द सिटी इज अ ग्रेट प्लेस टू लिव। विथ लो टैक्सेस, ब्यूटीफुल व्यूज एंड अ माइल्ड क्लाइमेट, द सिटी इज अ ग्रेट प्लेस टू लिव। क्या मतलब हुआ इसका? यह एक ऐसा शहर है जहां पे कर, टैक्स लगता है ना हर चीज का, रोड टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, है ना, जमीन टैक्स, लैंड टैक्स, बहुत सारा टैक्सेस होता है। ठीक है, तो टैक्स चूंकि इस शहर में कम है, ब्यूटीफुल व्यूज है, व्यूज बड़े अच्छे हैं इस शहर के, और टेम्परेचर जो है, क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है, वो बिल्कुल ही माइल्ड है, ना बहुत ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्म है। तो इन सब वजहों से ये जो शहर है, दिस सिटी इज अ ग्रेट प्लेस टू लिव, ये सिटी जो है रहने के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो वाक्य एक लंबा सा था और इसका वाक्य का मुख्य हिस्सा वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक सेंटेंस। आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लूज सेंटेंस। लूज सेंटेंस क्या होता है भैया? लूज सेंटेंस इज ऑल्सो अ लॉन्ग सेंटेंस that has the main point at the beginning, लेकिन यह भी एक वाक्य, इसका जो मुख्य हिस्सा है वो वाक्य की शुरुआत में होगा। जैसे हम लोगों ने देखा पीरियोडिक सेंटेंस में बड़ा सा वाक्य
मुख्य हिस्सा लास्ट में, लेकिन लूज सेंटेंस में क्या होगा, वाक्य का जो मुख्य हिस्सा है वह शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसके एग्जाम्पल है, आई वेंट टू द मूवीज यस्टरडे। आई वेंट टू द मूवीज, मैं मूवी देखने गया कल, है ना, कॉमा, बॉट कैंडी एंड शॉप्ड एट द मॉल। ठीक है, लंबा सा एक वाक्य लिया, लंबा सा एक वाक्य दिख रहा है, आई वेंट टू द मूवीज, मैं मूवी के लिए गया कल, कैंडीज खरीदे, कुछ चॉकलेट्स वगैरह खरीदे, और मैंने शॉपिंग भी किया मॉल में। ठीक है, तो वाक्य में एक बड़ा सा हिस्सा है, बट वाक्य का जो मुख्य हिस्सा है वो वाक्य के शुरुआत में है। मूवी देखना उसका मेन काम था, वो आई वेंट टू द मूवीज, कल गया, फिर कैंडीज भी खरीद लिया, फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लिया, है ना। ये हो गया हमारा लूज सेंटेंस, मतलब वाक्य का मुख्य हिस्सा वाक्य के शुरुआत में, और वाक्य थोड़ा सा लंबा सा आपको दिखेगा, मतलब फालतू के काम, मतलब ये वाक्य के मीनिंग पर निर्भर कर रहा है, वाक्य के मीनिंग पर निर्भर कर रहा है। मतलब आप कैसे जज करेंगे कि वाक्य का जो मुख्य हिस्सा है वो शुरू में ही है, ये आप कैसे जज करेंगे, ये आप कैसे अनुमान लगाएंगे, है ना। मैं अगर कहूं भैया शॉप्ड एट द मॉल, ये मेरा मेन काम था, मॉल में शॉपिंग करना यही मेरा मेन काम था, मूवी देखना मेरा सब्स्टिट्यूट वर्क था, है ना, या सब्सिडरी वर्क था, दूसरा काम था। ठीक है, तो ये चीज आपको मीनिंग से समझना होगा। मैं कल मूवी के लिए गया, आई वेंट टू द मूवीज यस्टरडे, बॉट कैंडीज, शॉप्ड एट द मॉल, फिर खरीद लिया, है ना। तो वाक्य के अगर पूरे अर्थ को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वाक्य का जो मेन एसेंस है, जो मेन हिस्सा है, वो वाक्य के शुरुआत में है। ठीक है, आई बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यू कैन पास ऑल योर एग्जाम्स विद गुड स्टडी हैबिट्स एंड गुड अटेंडेंस। ठीक है, अब इस वाक्य को देखो, पूरा अच्छा समझ में आएगा। इसका मुख्य हिस्सा आप ही बताइए कहां पे है। यू कैन पास ऑल योर एग्जाम, आप अपने सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, विद गुड स्टडी हैबिट्स, आपके अगर पढ़ाई की अच्छी आदतें हों, और आपकी जो अटेंडेंस है, अटेंडेंस मतलब क्लास में जो प्रेजेंस होने का जो आपका ये है रेशियो है, वो अगर अच्छा हो तब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य हिस्सा कहां है, वाक्य के शुरुआत में ही है। आई बात समझ में, इस वाक्य से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू पर्पस स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, 5 प्रकार के सेंटेंस देख लिया, 4 प्रकार के फॉर्म में देख लिया, 2 प्रकार के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंप्लीटनेस के अनुसार वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, फीचर क्या है। ठीक है, ये देखो, कंप्लीटनेस के अनुसार वाक्य के 2 प्रकार हैं, एक है फुल सेंटेंस, एक है एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। फुल सेंटेंस को ही हम लोग दूसरा नाम कंप्लीट सेंटेंस बोल रहे हैं, और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब कि अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि वाक्य में कंप्लीटनेस के अनुसार से वाक्य के 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। ठीक है, आइए समझते हैं एग्जांपल से। ये देखिए, मतलब फुल सेंटेंस बोलिए, कंप्लीट सेंटेंस बोलिए। इट इज अ रेगुलर सेंटेंस, होता क्या है, इट इज अ रेगुलर सेंटेंस, ये एक नॉर्मल सा एक वाक्य है, विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। मतलब एक नॉर्मल सा वाक्य होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा, तो वाक्य जो है वो हमारा पूरा होगा, कंप्लीट होगा। इसी को हम लोग फुल सेंटेंस, इसी को हम लोग कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि सोहन इज स्टडिंग, सोहन इज स्टडिंग, तो इस वाक्य में ये देखिए, सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और इज स्टडिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, है ना। ये कैसे हो रहा है, हम लोग कैसे समझ गए ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। वाक्य से पूछो कौन, वाक्य से पूछो कौन, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसको छोड़ करके बाकी जितना भी बचा खुचा जो शब्द आपको दिखेगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। सोहन इज स्टडिंग, सोहन पढ़ रहा है, मैंने पूछा वाक्य से कौन, कौन पढ़ रहा है, तो आंसर मिला सोहन, तो सोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद जो रेस्ट जो भी बच गया वो सब हो गया प्रेडिकेट। आई बात समझ में। तो वाक्य में जब एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, तो वाक्य पूरा कहलाता है, कंप्लीट कहलाता है। क्लियर है। अब इनकम्प्लीट सेंटेंस देखो, एन इनकम्प्लीट सेंटेंस व्हिच सब्जेक्ट इज मिसिंग,
और verb is missing और both। मतलब एक ऐसा वाक्य हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट मिसिंग हो, या तो verb मिसिंग हो, या दोनों ही मिसिंग हो, सब्जेक्ट भी मिसिंग verb भी मिसिंग। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो। ऑन माई वे होम, एग्जाम्पल क्या है? ऑन माई वे होम, घर आने के रास्ते में, घर आने के रास्ते में, ऑन माई वे होम। इसमें अधूरा वाक्य है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, verb भी नहीं है, सब्जेक्ट भी गायब, verb भी गायब, तो ऐसा वाक्य अधूरा वाक्य हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। ठीक है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस भी नहीं हुआ, ये डिपेंडेंट सेंटेंस भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल से क्या हो गया? अधूरा हो गया, मतलब वाक्य का हिस्सा ही नहीं, मतलब बड़े से हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा कट गया, तो क्या बन गया? ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। चलो आ गई बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पर्पस एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लिया 5, सेंटेंस के हिसाब से 4, फॉर्म के हिसाब से 2, कंप्लीटनेस के हिसाब से 2। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट पोजीशन ऑफ द सेंटेंस के हिसाब से वाक्य के कितने प्रकार हैं और उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट पोजीशन के हिसाब से, प्रेडिकेट पोजीशन के हिसाब से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, इक्वेशनल, डिस्क्रिप्शनल और एक्शनल। इक्वेशनल, डिस्क्रिप्शनल और एक्शनल। ठीक है, बारी बारी समझते हैं क्या है और इसके फंक्शन क्या है, फीचर क्या है, काम कैसे करता है ये। इक्वेशनल क्या होता है कि इक्वेशनल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट हैज अ नाउन फ्रेज इन द पोजीशन ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वाले जगह पे, प्रेडिकेट वाले पोजीशन पे जब आपको एक नाउन फ्रेज मिल जाए या नाउन मिल जाए तो आपको समझना है कि वो वाक्य जो है वो हमारा इक्वेशनल वाक्य है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता क्या है या प्रेडिकेट पोजीशन क्या होता है। वाक्य में पहले सब्जेक्ट को ढूंढ लो, जो सब्जेक्ट मिल गया उसको अंडरलाइन कर लो, उसके बाद जो बचे खुचे वाक्य बचेंगे, बचे खुचे जो शब्द बचेंगे वो सब पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा तरीका होता है वाक्य से पूछो कौन, या कुछ केसेस में क्या। ठीक है, वाक्य से पूछो कौन, जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसको छोड़ दो, जो बच गया वो सब हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, इस एग्जांपल से देखिए, हर फ्रेंड इज माय फ्रेंड, हर फ्रेंड इज माय फ्रेंड, उसका दोस्त मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूछो कौन, इसमें पूछो कौन, कौन मतलब क्या, इसमें किसकी बात हो रही है। ठीक है, हर फ्रेंड। एक छोटा सा एग्जांपल से पहले मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझाऊं। मान लो ये है, ही प्लेज, ही प्लेज, वह खेलता है, कौन खेलता है? ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया और जो बच गया वो प्रेडिकेट, प्लेज हो गया प्रेडिकेट, ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, कौन जा रहा है? तो ही है ना, ये एग्जांपल देखो, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, कौन जा रहा है? ही, तो बच गया वो प्रेडिकेट, ये हो गया सब्जेक्ट। आगे बस समझ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हर फ्रेंड इज माय फ्रेंड, उसका दोस्त मेरा दोस्त है, कौन, कौन मेरा दोस्त है? हर फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और जो बच गया ये हो गया प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट वाले पोजीशन में आपको जब एक नाउन मिले, माय फ्रेंड क्या है? नाउन है, नाउन फ्रेज है, तो ये क्या हो गया? इक्वेशनल सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया? इक्वेशनल सेंटेंस हो गया। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि प्रेडिकेट पोजीशन में या कुछ वाक्यों में वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में जब एक नाउन हो तो वो इक्वेशनल वाक्य होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शनल वाक्य देखो क्या होता है। डिस्क्रिप्शनल सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट हैज एडवर्बियल और एडजेक्टिव, वही चीज है, लेकिन इसके प्रेडिकेट पोजीशन में जब आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज दिखेगा तो डिस्क्रिप्शनल होगा। ये देखो, ही बॉट इट 5 टाइम्स, ही बॉट इट, उसने इसे 5 बार खरीदा, उसने इसे 5 बार खरीदा, ही बॉट इट 5 टाइम्स। ठीक है, कौन, कौन खरीदा? ही, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इधर जितना भी बचा हुआ है ये सब प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट पोजीशन पे देखो आपको दिख रहा है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्या हो गया? 5 जो है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल
एडजेक्टिव, जितने भी नंबर्स होते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, वो किस में जाते हैं? वो सब जाते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, तो 5 टाइम्स जो है ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज हो, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, जिसमें मैं आपको जब मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, वो सभी टाइप के एडजेक्टिव में एक टाइप है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जिसमें कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया आपको कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो डिस्क्रिप्शनल वाक्य एक ऐसा वाक्य है जिसमें प्रेडिकेट वाले पोजीशन में आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब देखने को मिलेगा। लास्ट, एक्शनल। An action verb says what is the subject of the sentence is doing or has done. एक्शनल वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिसमें जो सेंटेंस है वो what the sentence is doing, सेंटेंस क्या कर रहा है या उसने क्या किया है ये पता चले। सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें what the subject of the sentence, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या किया है या वो क्या कर रहा है पता चले, तो वो एक्शनल वाक्य होगा। जैसे ही इज स्टडिंग, तो पहले वाक्य से पूछो कौन, हु इज स्टडिंग, कौन पढ़ रहा है, ही, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब वो काम क्या कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, स्टडी का काम कर रहा है। ठीक है, और व्हाट हैज डन, मतलब कुछ सब्जेक्ट जो है आपको कुछ काम करता हुआ नजर आएगा या कुछ करता हुआ नजर आएगा, तो वो एक्शनल सेंटेंस होगा। वो क्या होगा? एक्शनल सेंटेंस होगा। आई बात समझ में? तो यहां पे दोस्तों कंप्लीट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पूरा होता है। कंप्लीट टाइप्स ऑफ सेंटेंस यहां पे पूरा होता है। जितने भी प्रकार के वाक्य आप सर्च कर लो, ये सबसे पहली बात तो ये जो चीज आपने आज पढ़ा ये बिल्कुल यूनिक चीज है। ये नॉर्मल किसी स्कूल में, कॉलेज में कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता इतने प्रकार के वाक्य, बट मैंने आपको सभी प्रकार के वाक्य पढ़ाए और उम्मीद करता हूं आपकी जो दिमाग की जो ये है, जो डाउट्स थे, कॉन्सेप्ट थे, वो पूरी तरीके से अब क्लियर हो गए होंगे वाक्य को लेकर के। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अब आपको वाक्य दोबारा से पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन जरूर करना पड़ सकता है, बट फिर से आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको कहीं पे और लर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और संजीव खीजानी चैनल को देखते रहिए, है ना, और अपने नियर डियर वंस को जरूर से जरूर हमारे चैनल को शेयर कीजिए, रेकमेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।